नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की चर्चा करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के वेबसाइट्स पे हैं, वो केवल और केवल अपने वेबसाइट्स पे रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एनुअली डेटा की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, केवल यही दर्शाती है और नाम से पता चलता है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट का कामकाज कर। कंपनी का नाम है नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिनका कामकाज के तौर पे देखेंगे तो कंपनी क्या करती है, एज ए नॉन एनबीएफसी कंपनी के तौर पे इंगेज करती है। इसके अलावा कहते हैं कि बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द शेयर एंड द ग्रांटिंग लोन टू द ग्रुप कंपनी, शायद अपनी ग्रुप कंपनी को ये लोन देती होवे, ऐसा है इनका डेटा कहती है। और लिस्टेड है मार्केट में। लिस्टेड के साथ साथ मार्केट कैप को कंपेयर करके देखेंगे, बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे करंट सिचुएशन की प्राइस से, तो आपको क्या समझ में आती है। उसके साथ साथ यदि चार्ट लेवल को देखेंगे तो पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में, इसके अलावा पिछले एक महीने की रैली में क्या बनती नजर आती है, क्या लगातार डिमांड पे डिमांड चल रही है स्टॉक को लेकर के, क्यों नहीं, इन सभी पहलों की तरफ हम पेज दर पेज खोलने की प्रयास कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उसका बुक वैल्यू कहता है 33,000। इस तरह के एक स्टॉक की आपको चर्चा में बताऊं जिसका भी नाम इन्वेस्टमेंट था। आपने एलसीड का नाम सुना होगा। एलसीड कंपनी था, एलसीड इन्वेस्टमेंट, जो कि शायद 3 रुपए के शेयर वाली कंपनी शायद 3 लाख हो जाती है। और इसी तरह से यहाँ भी कंपनी का बुक वैल्यू से कंपेरिजन टू द करंट मार्केट की प्राइस काफी नीचे कहता, जबकि लोअर टू लोअर ये अपने बुक वैल्यू से 9% से 8% से भी नीचे पहुंच गया था। जहां तक इंट्रिंसिक वैल्यू का सवाल है तो 17,000 की आंकड़ा कहती है। और वो मार्केट में निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट की बात यदि करें तो कंपेरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पीछे यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ का आंकड़ा कहता है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर। जिस कंपनी का बुक वैल्यू 33,000 का हो पर शेयर की, उसका अर्निंग कितना पता है कितना करता है, केवल 162 रुपए की अर्निंग करती है पर शेयर। और नंबर ऑफ शेयर भी काफी ज्यादा नहीं है, केवल 51 लाख के शेयर हैं। और फिलहाल यदि देखा जाए तो बड़ी मार्केट कैप कितना कहता है, 4800 करोड़ का। इन सब नंबरों को देख करके चकाचौंध में मत पड़िएगा, पहले इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं, तब समझ में आती है क्या आने वाले समय में 33,000 या 3 लाख या 4 लाख, या ऐसी बात तो नहीं कि 3,000 से भी नीचे आ जाए। जहां तक आरओई और आरओसी का सवाल है, कुछ रिटर्न की बात नहीं कहती है। जहां तक प्रमोटर होल्डिंग है 55% बना के रखी, डिविडेंड कुछ देती नहीं है और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कर्ज तो है नहीं, क्योंकि कर्ज देने वाली कंपनी कर्ज बिल्कुल नहीं रखी है। लेकिन जब भी आप करंट रेशियोज का नंबर को देखेंगे तो एक बड़ा नंबर दिखता है। और इन कुछ नंबरों को लेकर के हमने एक स्पेशल लिया है, खास करके रेशियोज को डिफाइन करते हुए। तो यहाँ पे हमने लिया है नेट इनकम मार्जिन, जहाँ पे हमने टोटल सेल्स, टोटल अदर सोर्स ऑफ इनकम से हमने प्रॉफिट का आंकड़ा किया, तो 61% की अर्निंग करती है। लेकिन यदि हम सेल्स के बेसिस पे डेटर्स को आंकड़ा करेंगे तो 2% की आंकड़ा दिखाती है। और प्रॉफिट वर्सेस डेटर को आप आंकड़ा करेंगे तो वो 3% की आंकड़ा को दर्शाती है। इसके लिए हम डिटेल्ड की तरफ समझेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, आखिर इस कंपनी को लेकर के क्या पोटेंशियल्स बनती है और क्या ग्रोथ लेवल पे सस्टेन करने वाली लगती है। जिनने जिन्होंने पिछले एक साल में 174% की जंप दिया है, जबकि बीच में काफी ज्यादा प्रॉफिट बना है। यहाँ पे क्या होता है, जब हाई चलती है तो साथ प्रॉफिट क्रिएट करता है, और जब लोअर पे जाता है तो प्रॉफिट में नुकसानदेही देखने को बनता है। फिलहाल दोबारा प्रॉफिट क्रिएट करती हुई नजर आती है। चलिए हम इन सब पहलुओं की तरफ सुलझाने के प्रयास करते हैं, पार्ट बाय पार्ट को लेकर के क्या आंकड़ा। यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट के पॉइंट आउट व्यू से देखें तो रिजल्ट के पॉइंट आउट व्यू से सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड है, और उसमें चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो चार्ट ग्राफ कहती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक जो ट्रेंडिंग वेव था वो लगातार क्या कर रही है, सस्टेन करने के लिए बनी हुई नजर आती है। यदि कंपेयर करने के टाइम पे हम वाई वाई में इसको कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे कंपेयर ठीक ठाक कहती है, अच्छी खासी ग्रो की बात कहती है, जहाँ पे 126% 24% तक की ग्रो की बात करती है। लेकिन कुछ चीजों में गिरावट दर्ज करती है, जो कि 21% तक की बात करती है, जबकि इविटा में करीब 74% की वृद्धि दर्ज फ्रॉम द
YOY के बेसिस। नंबर गेम को समझें तो कंपनी का जो कारोबार है, खुद की कारोबार दिखाए तो 42 करोड़ का आंकड़ा कहती है, और ओवरऑल कंपनी की कारोबार की देखें तो इस कंपनी का 60 करोड़ की टर्नओवर की बात कहती है। इस 60 करोड़ की टर्नओवर में ज़्यादातर तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तब भी कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें निकल के आती है कि 75% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करती है, जिसकी वजह से 35 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यदि किसी पीरियड में बुक किया है तो उसका पीरियड का नाम था सितंबर 2021, और सेकेंड टर्म इज द 2024, सितंबर 24 के आंकड़ा को साझा किया। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो यहाँ पे दिखता है कि कंपनी का ईयरली ग्रोथ काफ़ी बेटर निकल के आती है, लेकिन कंपेयर जैसे 2023 से करेंगे तो मायूसी सी छा जाती है। भाई 23 में तो आपने 134 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट किया, फिर आपने एक लंबी गिरावट दर्ज करती है, और दोबारा आपने एक लंबी उछाल के लिए तैयार होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी आंकड़ा से था। तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी थी, और दोबारा 24 में गिरावट दर्ज करती है, और फिलहाल दोबारा चलने के लिए तैयार होती हुई नजर आती है। इसको यदि हम रिस्क इम्पैक्ट की तरफ देखेंगे तो रिस्क कुछ भी नहीं कहता, लेकिन बैलेंस शीट में कर्ज को लेकर के बिल्कुल नहीं कहता है। रिजर्व अच्छी खासी पड़ी है कंपनी का, जिसकी वजह से हमारे सामने क्या दिखता है, जो बुक वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि बुक वैल्यू कहाँ से, रिजर्व के ऊपर से। तो रिजर्व अच्छी खासी की बात करती है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट के पार्ट है वो 19,000 करोड़ के है, और बाकी पार्ट्स में, अदर पार्ट्स में करीब 435 करोड़ की आंकड़ा उन्होंने दर्ज किया है। यदि हम उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को देखें तो सामने दिखता है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, डेटा जो सेल्स रेशियोज हैं, वो लगातार क्या होती है, वृद्धि दर्ज करती है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लगातार बढ़ी है। स्टॉक प्राइस CGR में लगातार जंप करती नजर आती है, क्योंकि इसका बेस लेते हुए मार्केट की कुछ नई रेजिस्टेंस के पास नई क्रिएट कर लेती है अपनी नई जगह को। यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो कंपनी में FII ने स्टार्टिंग से बात करूं तो 5% के आसपास की होल्डिंग रखी है इस पूरे कंपनी में। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी 55%, 5% के पास FII ने रखा था, और आम DI इन्वेस्टमेंट कंपनी है, DI का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नियर अबाउट की बात करो तो आम सारा का सारा किसके पास है, पब्लिक के पास। जो 38% की होल्डिंग है उसमें ये कह सकते हैं करीब करीब 19-20% के आसपास तो होल्डिंग है जो बड़े निवेशकों के पास है। इसके अलावा की होल्डिंग की बात करें तो आम निवेशकों के पास है, जिनका नाम नंबर की बात करें तो करीब 26,000 के आसपास का यहाँ पे फ्रॉड क्रिएट हो रखा है, क्योंकि पहले पीरियड से थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा बढ़ती जाती है, क्योंकि मार्केट में न्यू प्लेयर भी आते हैं, तो यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा थोड़ा बहुत करके बढ़ता भी नजर आया। जबकि पीयर्स का आंकड़ा देखें तो पीयर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी शामिल है, और उन सभी कंपनियों के कंपैरिजन यदि करके देखें तो सामने दिखती है कि इनका कुछ पार्ट में कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों से ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये रेशियो ज़्यादा कहती है, और जो डेट्स का पार्ट है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है कि डेट्स नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बना रही है, और ये फंडामेंटल में जो पिछले कुछ था नहीं वो लगातार बढ़ी है। लेकिन एक चीज को लेकर के हमने कहा कि रिजर्व को लेकर के यदि हम देखते हैं तो क्या रिजर्व इनके पास पड़ा हुआ है, या रिजर्व की पार्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनको हम लोग क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितना भी इनका ये पार्ट था ना वो उन्होंने क्या करके रखा है, जिन्होंने जितना भी इनके लायबिलिटी की पार्ट की बात करो उतना इन्वेस्टमेंट इनके पास पड़ा हुआ है, जो इनके लिए एक क्या कहती है, एक अच्छी संकेत देती है कि भाई कंपनी में बड़ी जो हलचल था वो केवल और केवल पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, पैसा इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि एनालिसिस पार्ट के बारे में कहती है कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, अभी तक बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया है। रिपीटेड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कंपेयरिंग टू लगातार इसमें 13% तक की सर्किट देखने को मिला है, और इसमें यदि प्राइस बैंड की बात करें तो 20% तक चल सकता है, कभी चल सकता है कभी गिर सकता है। स्मॉल कैप की कंपनियां रही है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आती है,
वॉल्यूम छोटा सा पार्ट आती है। और इसके अलावा यदि हम देखें हैं तो हमारे सामने ये दिखता है कि 15/11 को उससे पहले इनकी जो डायरेक्टर्स हैं वो उन्होंने रिजाइन किया है। इनको कुछ पार्ट्स को सेंटिमेंट दर्शाती है। इसके अलावा यदि कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो 2003 के बाद कोई अपडेट नहीं था। स्कीम ऑफ अमेंडमेंट के बाद का कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई थी। जहाँ पे नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, रिवेन्यू पार्ट में वृद्धि दर्ज करती है और अर्निंग पर शेयर में भी काफी ज्यादा वृद्धि की बात करती है। और कंपैरिजन विद यदि बीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली लास्ट कुछ सालों में, चाहे आज की डेटा की बात करूं या लास्ट कुछ सालों की डेटा की बात करूं, लगातार उन्होंने कुछ ना कुछ ज्यादा ही अपनी रिटर्न क्रिएट किया है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बनी, लोगों का डिमांड में रही है स्टॉक, ऐसा डेटा देखा जा सकता है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करते हैं। अब कुछ सिंगल से गोल्डन रूल को चर्चा कर लेते हैं। गोल्डन रूल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी इंटर करते हैं तो उससे पहले एक प्लान फिक्स होता है कि हम कितने दिन के लिए इंटर करते हैं। एक तो टाइम फ्रेम होता है कि हम अपने किसी स्टॉक में पैसा लगा के कुछ पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, जहाँ पे 2 साल 4 साल 5 साल की बातें होती है। तो ऑब्वियसली यदि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली कंपनी का क्या होगा, रेट इंक्रीज करेगा। जैसे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है वैसे ही महंगाई के हिसाब से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ ये शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सिंगल से रूल है, जब लिया उसको हम जीरो बेस मान करके, जब उसके हमारी रिस्क के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। और जब दिखती हुई प्रॉफिट है तो उसके साथ हमें बुक करके घर वापसी करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खड़े उतर सकते हैं, जिसके लिए खुद की प्रिंसिपल खुद की रिस्क परसेंटेज को आंकड़ा देखा जा सकता है। कोई भी टारगेट और हमने कोई भी एसएल की बात नहीं किया है, क्योंकि जो पॉइंट होता है हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों होता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखा जा सकता है। और वही सोचने वाली बात है, यदि 20% की भी सर्किट लग रहा है तो कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। कोई 20% के सर्किट पे बेच रहा है तो 20% पैसे कमा रहा है, और वो जो ले रहा है उसको लगता है कि कल मार्केट 20% और चलेगा तो हम 20% के साथ दोबारा निकलेंगे या आने वाले समय में हमारे पास अच्छी खासी रिटर्न बन सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए हमारे साइड से थैंक यू सो मच। एंड यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।